उसकी मम्मी हर रोज एक नई लड़की लेकर आती और उसके पापा को इशारा करती। पापा हंसते हुए उस लड़की को कमरे में ले जाते। उसे समझ नहीं आता कि पापा उस लड़की के साथ करते क्या हैं। बस अंदर से उस लड़की के रोने की आवाज़ें आती। वह रोते हुए कहती, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो आज तुम मेरे साथ कर रहे हो। उसे उन लड़कियों की बातों से डर लगता। एक दिन इस राज का पता लगाने के लिए वो पापा के कमरे में छुप गई, पर कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वो डर गई, क्योंकि उसके पापा उस लड़की के साथ ये कहानी अंशिका की है। शाम का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। तभी उनके घर का दरवाज़ा खुला और उसकी मम्मी के साथ एक लड़की आई। उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलते हुए उस लड़की के साथ अंदर आ गईं और पापा को पुकारने लगीं और कहा कि जल्दी से यहाँ आओ। मम्मी की आवाज़ सुनकर पापा दौड़ते हुए आए। मम्मी ने आंखों ही आंखों में पापा को इशारा किया, जबकि उस लड़की की निगाहें अंशिका की तरफ थीं। वो बुत सी बनी हुई उसे ही देखे जा रही थी। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। पापा जल्दी से आगे बढ़े और उस लड़की का हाथ पकड़कर कमरे में ले गए, जबकि उसकी मम्मी की नज़रें उस पर थीं। वह उससे कहने लगीं, क्या हुआ? तुम इतनी सोच में क्यों डूबी हो? जल्दी से उठो और खाना बनाओ। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे खाना टाइम पर चाहिए होता है। उसने हाँ में सिर हिला दिया था, क्योंकि यह तो उनके घर का रोज का ही मसला था। हर शाम उसके घर एक नई लड़की लाई जाती थी। उसकी माँ ने कभी भी पापा से इस बात पर ऐतराज़ नहीं किया था कि तुम हर रोज़ नई नई लड़कियों को लाने को क्यों कहते हो। शायद इन दोनों पति पत्नी के बीच हर बात पहले से ही तय थी, जबकि उन्होंने बस उसे ही इस सब से अनजान रखा हुआ था। अंशिका ने कई बार अपनी माँ से पूछा भी था कि माँ, आप इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ कहाँ से लाती हैं और फिर वह यहाँ आकर क्या करती हैं। उसकी माँ उसकी बात सुनकर गुस्से में घूरते हुए कहती, तुम अपने काम से काम रखो। माँ का गुस्सा देखकर उसके सवाल अंदर ही अंदर दब कर रह जाते। अपने घर के इन हालातों को देखकर उसके अंदर सवाल तो बहुत उठते थे, लेकिन वो खामोश हो जाती थी, क्योंकि उसके सवालों का जवाब कोई भी देने वाला नहीं था। उसने खाना बनाने के बाद अपनी मम्मी को खाना दिया और खुद किचन में ही बैठकर खाने लगी। खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर वो सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। उसकी मम्मी बाहर बरामदे के तख्त पर आराम से सो रही थी, लेकिन उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसे कुछ कहना चाहती हो, कोई बात हो जो वह उसे बताना चाहती हो। वो बहुत देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही, फिर मजबूर होकर उठकर बैठ गई। उसने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो उसकी मम्मी बेखबर सो रही थीं। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकली। उसके कदम पापा के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। आज से पहले तो उसमें कभी इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि वो रात को पापा के कमरे में जाए, पर आज ना जाने उसका खुद पर कोई नियंत्रण क्यों नहीं था। वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर वह यह देखकर हैरान रह गई कि दरवाजे को अंदर से लॉक क्यों किया गया था। वो हक्का बक्का सी खड़ी थी कि तभी उसके कानों में उस लड़की की आवाज़ गूंजने लगी। वह रो रही थी और सिसक रही थी। फिर वह कहने लगी, देख लेना, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, क्योंकि यह मत सोचना कि इसकी तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। तुम पर भी यही वक्त आएगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के साथ यह सब कुछ होगा, मगर तुम चाह कर भी इस सब को रोक नहीं पाओगे। तभी उसके पापा की तेज आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वह कहने लगे, बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। उस लड़की के सिसकने की आवाज़ फिर से दोबारा आई तो वो डर गई। वो कांपने लगी। उसमें खड़ी होने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो जल्दी से अपने कमरे में चली आई और अपना सर पकड़ कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसकी मम्मी पिछले 3 महीनों से
जवान जवान लड़कियों को घर लाया करती थीं। क्या यह 3 महीनों में आने वाली हर लड़की उसे इसी तरह से बद्दुआएं देती होगी और यूं ही उसके पापा के सामने वह लड़की गिड़गिड़ाती होगी? मगर क्यों उसके पापा लड़कियों के साथ ऐसा क्या करते हैं कि लड़कियां रोने लगती थीं और फिर उसे बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाती थीं? इस सवाल ने उसके सर में दर्द कर दिया था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ये सोचते हुए उसे बैठे बैठे ही सुबह हो गई थी और पापा कमरे से बाहर आ गए थे और पीछे वह लड़की भी थी जिसे उसकी मम्मी आज घर लेकर आई थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। पहले जब वह आई थी वैसी उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। उसने देखा उसकी टांगें कपकपा रही थीं और वह बार बार अपनी टांगों पर हाथ रखते हुए लंगड़ाते हुए चल रही थी। पापा ने झकझोर कर उठाते हुए उसकी माँ से कहा, इस लड़की को तुम जहाँ से लेकर आई थी इसे वहीं छोड़ आओ, मेरा काम अब हो गया है। उसकी मम्मी आंखें मसलते हुए उठीं और फिर उन्होंने लड़की को अपने पीछे आने का इशारा किया। वह लड़की चुपचाप उनके पीछे चली गई। उन दोनों के जाने के बाद पापा उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वो जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। उसके पापा उसे आवाज़ देते हुए कहने लगे, अंशिका, मुझे तो लगता है कि तुम घोड़े बेचकर सो रही हो। जल्दी से उठो, सुबह हो गई है। वो आंखें मलते हुए उठकर बैठी थी। पापा के चेहरे पर उसे जरा सी भी थकावट नजर नहीं आ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत सुकून महसूस कर रहे हों। पापा उसे जगाकर कमरे से बाहर जाने लगे तो उसने उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें रोक लिया और उनसे कहा, पापा मेरे पास बैठिए। पापा ने उसे बड़े गौर से देखा और फिर बैठते हुए कहने लगे, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? उसने सर हिला दिया और कहा, पापा आप कब जागे? उसके सवाल से वह घबरा गए थे। ऐसा लग रहा था कि वह उसके सवाल से परेशान हो गए हों। फिर उन्होंने कहा, थोड़ी देर पहले ही जागा हूँ। वो बहुत परेशान थी, इसीलिए फूट फूट कर रोने लगी और कहा, पापा मुझे रात भर बहुत डरावने सपने आते रहे। कल शाम मम्मी जिस लड़की को घर लेकर आई थी वह मेरे सपने में आई और मुझे डरा रही थी। पापा वह लड़की कहाँ पर है और मम्मी उस लड़की को क्यों लेकर आई थी? पापा उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे। वह इधर उधर देख रहे थे कि किसी तरह वह उसके सवाल से बच जाएं। पहले जब वो पापा से कोई सवाल करती थी तो वह उसे डांट देते थे, पर आज वो बहुत रो रही थी और उसने झूठ भी बोल दिया था कि वह लड़की उसके सपने में आई थी। बहुत सोच विचार के बाद पापा ने बताया कि वह लड़की तुम्हारी माँ के किसी जानने वालों के घर की थी। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था तो वह उसे अपने साथ घर लेकर आई थी। जब तुम सो गई तो उस लड़की का पति और उसके सास ससुर हमारे घर आए थे और उस लड़की को मनाकर अपने साथ लेकर चले गए। पापा ने आखिरकार झूठ बोल दिया था। उसने कहा, पापा पर माँ तो हर रोज कोई ना कोई लड़की लेकर आती है, तो क्या हर लड़की को यही परेशानी होती है? पापा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती ही है। यहाँ जो भी लड़की आती है अपनी किसी न किसी परेशानी की वजह से ही आती है। तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। चलो उठ जाओ और हाथ मुंह धो लो और मेरे लिए चाय बना दो। इतना कहकर पापा कमरे से बाहर निकल गए। पापा के इतना समझाने पर भी उसके दिमाग में बहुत से सवाल अभी भी थे, क्योंकि उसे पता था कि पापा ने सच नहीं बोला है, वह झूठ बोल रहे थे। खैर उसके दिन किसी तरह से गुजरे। शाम हुई तो वो फिर से बरामदे की चारपाई पर बैठ गई। पापा उसे उठाते हुए कहने लगे, अंशिका जल्दी उठो, लगता है आंधी आने वाली है। घर के सभी दरवाजे जल्दी से बंद कर लो। वो समझ गई थी कि पापा उसे इसीलिए यहाँ से हटाना चाहते हैं कि वो कुछ भी जान ना सके कि उसकी माँ आज किसी लड़की को घर लेकर आएंगी। उसने कहा, हाँ अभी जाती हूँ। उसने पापा को अपनी बातों में उलझाए रखा कि तभी उसके गेट का दरवाज़ा खुला और माँ गेट के अंदर आई और एक जवान सी लड़की उनके पीछे ही थी।
आज आने वाली लड़की भी बहुत घबराई हुई थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने उस लड़की से सवाल किया, मगर इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाती, पापा उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से अपने कमरे में लेकर चले गए और फिर जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने उसे घूरते हुए कहा, यह क्या कर रही थी तुम? वो घबरा गई थी क्योंकि उसे माँ के गुस्से से बहुत डर लगता था। उसने कहा, कुछ नहीं माँ, बस वह लड़की अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने बात कर ली। उसकी माँ ने कहा, खबरदार, जो आज के बाद तुमने किसी लड़की से बात भी की, चलो जाओ खाना बनाओ जाकर, तब तक मैं कुछ ज़रूरी काम कर लेती हूँ और फिर मुझे खाना परस कर दे देना। वो फिर खाना बनाने चली गई। वो चाहती थी कि उसकी माँ आज भी जल्द से जल्द सो जाए। वो जानना चाहती थी कि क्या आज आने वाली लड़की भी उसे बद्दुआ देगी या नहीं। यूं ही वक्त गुजर रहा था और फिर पूरे घर में उसकी माँ के खर्राटे गूंजने लगे। वो जल्दी से उठी और बाहर निकल गई। उसके कदम पापा के कमरे की तरफ बढ़ने लगे और दरवाजे से जाकर वो चिपक कर खड़ी हो गई। पापा के कमरे से लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह लड़की रो रही थी, आह भर रही थी। पापा ने गुस्से से कहा, बस अब ज़्यादा नाटक मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा कि सारी जिंदगी तुम याद रखोगी। जल्दी से अपना काम करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उस लड़की ने कहा, मुझे तो तुम्हारे ऊपर बहुत हैरानी हो रही है कि तुम कैसे आदमी हो। तुम्हारी खुद की एक जवान बेटी है। अगर कल को कोई आदमी उसके साथ भी यही सब करेगा तो क्या तुम उसे करने दोगे? एक बात याद रखना, आज जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, कल को तुम्हारी बेटी के सामने जरूर आएगा। उसकी बात सुनकर वो थर-थर काँपने लगी थी। उसका खुद पर कोई काबू नहीं था। वो चाहती थी कि दरवाज़ा खटखटाकर उस लड़की की मदद करे कि फिर तभी उसकी मम्मी के खर्राटे थम गए थे और वो जल्दी से भागकर अपने कमरे में आ गई। आज उसे यह समझ में आ गया कि उसके घर में ज़रूर कुछ ऐसा हो रहा था जो गलत था, मगर वह क्या था, उसका जवाब फिलहाल उसके पास नहीं था। फिर उसने यह फैसला किया कि ये जो कुछ भी उसके घर हो रहा है, उसका पता तो वो लगाकर ही रहेगी। पहले तो वो बड़ी बेखबरी से जिंदगी गुजार रही थी, पर अब वो चौकन्ना हो गई थी। अब वो अपने घर के छोटे छोटे मामलों पर भी बड़ी गहरी निगाह रखा करती थी। यहाँ कौन आता है, कौन जाता है। उसकी माँ की एक सहेली थी, बबीता आंटी, जो अक्सर उसके घर आया करती थी। वह जब भी उसके घर आती, उसकी माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती और फिर दोनों सहेलियां ना जाने घंटों आपस में क्या बातें करती रहती कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उसकी माँ के इस राज से बबीता आंटी जरूर वाकिफ होंगी। उसे इस बात का भी अंदाजा था कि वह उसकी माँ के इस राज से पर्दा हरगिज नहीं उठाएंगी। फिर भी वो अपनी कोशिश करके देखना चाहती थी। शुरू से ही आंटी उससे अच्छे से बात करती थी और कोई भी नया कपड़ा खरीदना या सिलवाना होता था तो नए फैशन के बारे में उससे पूछा करती थी, क्योंकि उनका कहना था कि वो आज के ज़माने की लड़की है, जो उसे नए फैशन के बारे में ज़्यादा पता होगा। एक दिन वह उसके घर आई तो उसके बारे में पूछने लगी। वो उनसे नज़र बचाकर छत पर चली गई। छत पर जाने का उसका एक ही मकसद था कि वो उनसे अकेले में बात कर सके, क्योंकि उसकी माँ के सामने इस बारे में बात करना तो नामुमकिन था। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ की आवाज़ आई, अंशिका, तुम कहाँ हो? देखो तो आंटी तुमसे मिलना चाहती हैं। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं छत पर हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, आंटी से बोल दीजिए कि वह भी छत पर ही आ जाए। उसके कहने पर उसकी माँ ने आंटी को छत पर भेज दिया। आंटी उससे पूछने लगी कि आजकल के फैशन में कौन सा सूट है, मुझे बताओ, मुझे कपड़े सिलवाने हैं। उसने जानबूझकर उनसे कहा, आंटी आज के फैशन में तो पैंट चल रहा है। उसने कहा, माँ जिस लड़की को कल घर लेकर आई थी वह सूट के साथ पैंट पहने हुए थी, उसके ऊपर वह बहुत जच रहा था। उसकी बात सुनकर बबीता आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था और तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो मुझसे
एक बार भी जिक्र नहीं किया। उसे लगा कि आंटी उससे छुपा रही हैं। उसने कहा, नहीं, ऐसा कोई मेहमान नहीं आया था। वही हर रोज आने वाली लड़कियां। माँ हर रोज कोई ना कोई लड़की लेकर आती है और पापा उन्हें कमरे में ले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद वह लड़कियां रात भर कमरे में ही अपना समय बिताती हैं और सुबह होने से पहले चली जाती हैं। बबीता आंटी के चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ गई थीं। वह कहने लगी, मेरे अलावा भी तुम्हारी माँ की कोई सहेली है क्या, या फिर वह तुम्हारे पापा के जानने वाली हैं? वो चाहती थी कि वो ऐसी बात करे कि बबीता आंटी सारी हकीकत उसे बता दे। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता यह माँ की सहेलियाँ हैं या फिर कुछ और। अगर वह माँ की सहेलियाँ होती तो फिर पापा उन्हें कमरे में क्यों ले जाते और क्यों रोने लग जाती? बबीता आंटी अपने कपड़ों के बारे में पूछना भूल चुकी थी। वह उससे कहने लगी, अंशिका, तुम यह क्या कह रही हो? ये तुम किस तरह की बातें बता रही हो? मेरा तो बरसों से तुम लोगों के घर आना जाना है, फिर मुझे आज तक इन सब बातों का पता क्यों नहीं चला? आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आंटी की इस तरह की बातों से उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद वह भी कुछ नहीं जानती हैं और वह उसके सामने झूठ भी नहीं बोल रही है। उसने कहा, आंटी, अगर माँ ने आपको इस बारे में नहीं बताया तो जाहिर सी बात है कि यह बहुत ही अंदर की बात होगी, और अगर आप माँ से इस बारे में पूछेंगी तो उनका शक मुझ पर ही जाएगा। इसीलिए आप उनसे कुछ भी मत पूछिएगा। आंटी ने सहमति में अपना सिर हिला दिया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हें कुछ अंदाजा है क्या कि तुम्हारे पापा के कमरे में क्या होता है? उसने कहा, नहीं आंटी, पर सच कहूँ तो यह बात मैंने आपको इसलिए बताई थी कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता हो। मुझे उन लड़कियों के रोने की आवाज़ बहुत परेशान करती है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं उनकी मदद कैसे करूं? बबीता आंटी उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर इस मामले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारी माँ सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो जाएगी और फिर मैं वह सारी बात तुम्हें बता दूंगी। उसने सहमति से सर हिला दिया और कहने लगी, आंटी, जैसे तैसे करके जल्द ही इस बारे में पता कर लीजिएगा। बबीता आंटी बहुत अच्छी औरत थी। उसने उनकी जिम्मेदारी पर यह काम लगा दिया था तो उसे बहुत तसल्ली मिली। इधर अभी भी उसकी माँ और पापा का वही रूटीन जारी था। उसकी माँ हर रोज नई नई लड़कियों को लेकर आती हैं और पापा उन लड़कियों को अपने साथ कमरे में लेकर जाते हैं। बबीता आंटी पूरे एक हफ्ते के बाद उनके घर आई थीं। तब वो अपने कमरे में बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी। फिर वो पढ़ाई छोड़ लड़की के पास आकर खड़ी हो गई। आंटी ने उसकी माँ से पूछा कि कल रात तुम्हारे साथ कौन सी लड़की आई थी? उसकी माँ उस वक्त पानी पी रही थी। उनके गले में पानी अटक गया। वह खांसने लगी। माँ की खांसी खत्म हुई तो आंटी ने अपना सवाल फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, बताओ, कल तुम्हारे घर कौन आया था? उसकी माँ ने कहा, बबीता, तुम यह क्या कह रही हो? हमारे घर कौन आएगा? आंटी ने कहा, सीमा, तुम भी कमाल करती हो। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कोई लड़की रात को 8 बजे के बाद तुम्हारे घर आई थी। मैं तो उसी मेहमान से मिलने आई हूँ। मुझे लगा शायद वह तुम्हारी कोई रिश्तेदार होगी। उसकी माँ ने बात को संभालते हुए जल्दी से कहा, अच्छा अच्छा, वह लड़की, वह तो बस थोड़ी देर के लिए आई थी, इसीलिए मेरे दिमाग से उसका ख्याल उतर गया था। दरअसल वह अंशिका के पापा की एक रिश्तेदार थी। ऐसे ही खड़े खड़े हमसे मिलने आई थी। बबीता आंटी बोली, अच्छा, अंशिका कहाँ पर है? मैंने उससे फैशन के मुताबिक सूट के बारे में पूछना था। उसने कहा था कि इंटरनेट पर सर्च करके बताएगी, पर अभी तक उसने नहीं बताया। उसकी माँ ने बबीता आंटी को उसके कमरे की तरफ इशारा कर दिया। आंटी उसके कमरे में आई और कहने लगी, अंशिका, तुम्हारी माँ इतनी आसानी से अपना राज हमें नहीं बताएगी। उसके खातिर हमें बहुत कुछ करना होगा। मैं एक मोबाइल छुपा कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं और तुम ज़्यादा बातें करेंगे तो तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा, इसीलिए मैं मोबाइल पर तुम्हारे साथ बात करूँगी। उसने उनसे जल्दी से मोबाइल लेकर अपनी किताबों में छुपा लिया था। रात हुई और फिर से एक लड़की उसके घर लाई गई थी।
और पापा उस लड़की को लेकर कमरे में चले गए और उसकी माँ कुछ देर के बाद खर्राटे लेने लगी। उसने जल्दी से बबीता आंटी को फ़ोन मिलाया। उन्होंने कहा, हाँ अंशिका बोलो, क्या तुम्हारे हाथ कोई सुराग लगा? उसने कहा, आंटी आज फिर एक लड़की घर आई है। पापा उस लड़की को अपने कमरे में ले गए हैं और माँ खर्राटे ले रही है। आंटी ने कहा, अंशिका क्या तुम इस वक्त घर से निकल सकती हो, लेकिन बचकर निकलना ताकि किसी को पता नहीं चले, फिर हम दोनों मिल बैठ कर कुछ करते हैं। उसने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। उसके आने की खबर सुनकर बबीता आंटी बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा, तुम अपने गेट से निकलो, मैं वहीं आती हूँ। उसने दबे कदमों से जाकर गेट खोला और गेट के बाहर गई। सामने ही बबीता आंटी खड़ी हुई थी। वह उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। उन्होंने कहा, चलो पहले मेरे घर चलते हैं, वहीं पर कुछ सोचेंगे। उनके कहे मुताबिक वो उनके घर जाने लगी। उसने बबीता आंटी का घर पहले कभी नहीं देखा था और उनके घर में कदम रखते ही वो यह देखकर दंग रह गई थी कि उनका घर तो बहुत ही खूबसूरत था और उनके घर पर दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें मौजूद थी। उसे यह सब देखकर बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि बबीता आंटी विधवा औरत थी। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए थे कि वह अपना घर इतना अच्छा बनवाती। वह उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। उसने कहा, बबीता आंटी इस मसले पर हम क्या हल निकालें? बबीता ने कहा, अंशिका इस बारे में बात करने के लिए अभी पूरी रात बाकी है। यही कहते हुए बबीता आंटी ने अपनी अलमारी से उसे एक लहंगा निकाल कर दिया और कहने लगी, बबीता मैं चाहती हूँ कि तुम यह लहंगा पहन लो। उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहने लगी, यह क्या आंटी, हम अपना काम करने आए हैं और आप मुझे लहंगा पहना रही हैं। आंटी ने गुस्से से कहा, बस मैं जैसा जैसा कहती जा रही हूँ चुपचाप वैसा वैसा करती जाओ। उसने कहा, पर आंटी, उन्होंने कहा, प्लीज़ यह पहन लो, यह लहंगा भी उस राज के बारे में पता लगाने में बहुत काम आएगा। उसे आंटी की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनके काफ़ी ज़्यादा कहने के बाद उसने वह लहंगा पहना। लहंगा पहनने के बाद वह उसका मेकअप करने लगी। उसने शीशे में अपने आप को देखा तो वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंटी उसे तैयार करके एक दूसरे कमरे में ले गई, पर वहां जाते ही वो हैरान रह गई। वहां पर एक कालीन बिछी हुई थी और वहां पर मर्द बैठे हुए थे। आंटी ने कहा, अंशिका अब तुम नाचना शुरू करो। आंटी की बात सुनकर उसने कहा, पर आंटी आप यह क्या कह रही हैं? हम तो किसी और काम के लिए आए हैं। आंटी ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इन मर्दों के हवाले कर दूंगी। उनकी बातों से वो डर गई और ना चाहते हुए भी वो नाचने लगी और सारी रात वो नाचती रह गई। सुबह होते ही सारे लोग वहां से चले गए। उसके बाद आंटी ने बहुत सारे पैसे उसके सामने रख दिए। उन्होंने कहा, अंशिका यह लो, यह तुम्हारी आज रात की कमाई है। उसने रोते हुए कहा, पर आंटी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आंटी की भी आंखें नम थीं। वह रोते हुए उससे कहने लगी, आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। मैं जैसे ही कॉलेज जाने के लिए निकली तभी एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और देखते ही देखते उस गाड़ी में बैठे लोगों ने मुझे अंदर कर लिया था। मैं चीखती चिल्लाती रही मगर किसी ने मेरी एक भी ना सुनी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और तुम्हें अंदाजा है कि उस गाड़ी में बैठे लोग मुझे कहाँ लेकर आए? वह मुझे तुम्हारी माँ के घर लेकर आए थे। तुम्हारे पापा यह घिनौना धंधा करते हैं। वह लड़कियों को अगवा कर उन्हें नाचने गाने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्हें बताया गया है कि मैं विधवा हूँ, पर जबकि असल में तो मेरी कभी शादी ही नहीं हुई। मैं कई साल तुम्हारे माँ पापा के लिए नाचती रही और जब मेरी उम्र ढल गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बबीता तुम अपनी ज़िंदगी अब अपने हिसाब से जी सकती हो। वो अपना गुजर बसर करने लगी और धीरे धीरे करके वही काम शुरू कर दिया। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने एक अच्छा सा घर बनवाया, पर मैं किसी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर यह काम नहीं करवाती, बल्कि लड़कियां खुद मेरे पास आती हैं।
पर जबकि तुम्हारे माँ बाप आज भी मासूम लड़कियों को अगवा कर उनसे यह धंधा करवाते हैं। पर मुझे इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे पापा आज भी यह सब करते हैं। मुझे लगा तुम्हारे बड़े होने के बाद उन लोगों ने यह काम छोड़ दिया है, पर जब तुमने उस दिन बताया तो मैं समझ गई थी कि तुम्हारी माँ उन लड़कियों को झांसे से घर लाकर क्या काम करवाती होंगी और वह अभी भी अपने काम से बाज नहीं आए। आंटी की बात सुनकर वो सदमे में आ गई थी। वो सोचने लगी कि क्या उसके माँ बाप इतना गलत काम करते हैं। यह सोचते सोचते उसका दिमाग खराब होने लगा और सुबह हुई तो उसकी गुमशुदगी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। पर किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि वो बबीता आंटी के घर पर ही है। उसकी माँ उसे ढूंढते हुए घबरा कर बबीता आंटी के घर पर आई और कहने लगी, बबीता तुम्हें पता है क्या कि मेरी बेटी कहाँ चली गई? तुम दोनों तो आपस में बहुत सारी बातें करते थे। क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया कि वह कहाँ गई होगी? कोई लड़के का चक्कर तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता दो। मैं पागलों की तरह सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। बबीता आंटी ने हंसकर कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया वह याद है ना? और फिर चोरी छुपे ना जाने कि तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। मुझे तो लगता है उसी की सजा तुम्हें मिली है। उन दोनों में यही बातें हो रही थी कि तभी वो बाहर आई। उसकी माँ उसे देखते ही उसके पास आई और कहने लगी, मेरी बच्ची तू कहाँ चली गई थी और यह क्या पहना है तूने? उसने कहा, माँ आज आपकी बेटी कुछ घंटों के लिए गायब हुई तो आप इतनी घबरा गई और आप और पापा जिन मासूम लड़कियों को अगवा करके लाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा भी यह एहसास नहीं होता कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। वह भी तो किसी की बेटी होगी। उसकी माँ ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, मैं आप और पापा को एक ही शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ, अगर आप दोनों यह काम करना छोड़ देंगे। उसकी माँ रोते हुए कहने लगी, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं और तुम्हारे पापा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। उस दिन उसके माँ और पापा दोनों जिस तरह से उसके लिए तड़पे थे, उससे उन्हें एहसास हो गया था कि वह जिन मासूम लड़कियों को लेकर आते हैं वह भी किसी की बेटी होती हैं। और उस दिन से उन लोगों ने यह गलत काम करना छोड़ दिया और वो हंसी खुशी उनके साथ रहने लगी। दोस्तों, गलत तरीकों से पैसे कमाना आसान है, पर गलत कामों का अक्सर गलत ही अंजाम होता है। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।